हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यानी हमारे देश में जो पॉलिसीज़ बन रही थी, प्लान्स बन रहे थे, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था, डेवलप कर रही थी या नहीं कर रही थी, ये सभी इस वीडियो में करेंगे। एंड गाइस, इस चैनल पर जितनी वीडियोज़ करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। The achievements of India's industrial sector during the first 7 plans are impressive indeed. यहाँ पे लिखा है जो शुरुआत के हमने 7 प्लान बनाए थे, यानी कि 5 ईयर प्लान्स की बात हो रही है। तो ये जो शुरुआत के 7 प्लान थे, इसमें हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ, काफ़ी हमें अचीवमेंट मिली। द प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर इंक्रीज्ड। अब हमारी जो जीडीपी बढ़ रही थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। पहले कितनी थी? 13% थी 1950-51 में। अब वो बढ़ के 24.6% हो गई थी 1990-91 में। वो कितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ रहा था, वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से बढ़ रहा था। द राइज इन द इंडस्ट्रीज शेयर ऑफ जीडीपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। और हमारा ये जो जीडीपी बढ़ रहा था और वो भी इंडस्ट्री की वजह से बढ़ रहा था, ठीक है। ये क्या दिखाता है, क्या इंडिकेट करता है कि भाई हाँ, हमारा देश डेवलप कर रहा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है और वो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से बढ़ रहा है। द 6% एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द पीरियड इज कमेंडेबल। भाई एनुअल ग्रोथ रेट यानी एक साल में कितना ग्रोथ कर रहे थे हम? 6% ग्रो कर रहे थे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर। कितनी बड़ी बात है ये, है ना। कमेंडेबल है, मतलब तारीफ करने वाली बात है ये। No longer was Indian industry restricted largely to cotton, textiles and jute. यहाँ पे लिखा है पहले क्या था, इंडियन इंडस्ट्री जो है सिर्फ वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज होती थी या जूट इंडस्ट्रीज होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब और भी नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही थी। इनफैक्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर बिकम वेल डाइवर्सिफाइड बाय 1990। और 1990 तक हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था। तो अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो है ओपन हो रही थी। The promotion of small scale industries give opportunities to those people who do not have the capital to start the large firms. अब हमने क्या किया उस वक्त, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, यानी गवर्नमेंट ने हेल्प करी लोगों की कि वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सके। इसकी वजह से उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके मिले जिन लोगों के पास क्या नहीं था, कैपिटल नहीं था, पैसे नहीं था कि वो एक बड़ी फर्म खोल पाएँ। इसलिए गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही थी ताकि गरीब लोग का मतलब कम पैसे वाले लोग हैं वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ स्मॉल लेवल पर। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज इन द एरियाज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स। अब हमें जो है काफ़ी प्रोटेक्ट किया जा रहा था फॉरेन कंपटीशन से, यानी जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ है उनको प्रोटेक्शन दी जा रही थी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे थे। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो हम डेवलप नहीं कर पाते। यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है। गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही थी तभी हमने डेवलपमेंट किया इतना ज़्यादा। In spite of all the contribution made by the public sector to the growth of the Indian economy, some economists are critical of the performance of many public sector enterprises. यहाँ पे लिखा है कि जो पब्लिक सेक्टर था, यानी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट कंपनीज थी, भाई वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही थी हमारे देश की ग्रोथ के लिए, ठीक है। इनकी वजह से हमारा देश काफ़ी ग्रो कर रहा था। लेकिन भाई कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे जो कि इसको लेके क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। वो मना कर रहे थे कि नहीं, उनको लॉस हो रहा है, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है। इट वॉज प्रपोज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर बट इनिशियली, तो ये स्टार्टिंग में चैप्टर के मैंने इसके ऊपर भी काफ़ी टॉपिक कराया है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़ा है स्टार्टिंग में, बट इनिशियली पब्लिक सेक्टर वॉज रिक्वायर्ड इन अ बिग वे। अब यहाँ पे लिखा इनिशियली, यानी स्टार्टिंग में तो भाई पब्लिक सेक्टर की ज़रूरत थी। आप सभी को पता है इसके पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि इंडिया के लोगों के पास इतना ज़्यादा कैपिटल यानी पैसा नहीं था कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ बिजनेस सेटअप कर पाएँ। इसलिए पब्लिक सेक्टर आया, यानी गवर्नमेंट आई, उन्होंने खुद का अपना पैसा लगाया और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करी। ये स्टार्टिंग की बात है। It is now widely held that state enterprises continue to produce certain goods and services. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई अभी भी जो स्टेट एंटरप्राइजेज है यानी गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, अभी भी वो कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज बना रही हैं ऑल्दो दिस वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। भाई गवर्नमेंट कंपनीज ऐसे गुड्स बना रही है जिनकी ज़रूरत है ही नहीं।
एग्जाम्पल देखो, यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इज द प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, यानी जो फ़ोन की जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, यहाँ उनकी बात हो रही है कि गवर्नमेंट को इसमें बीच में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं यार, ये तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी प्रोवाइड करा सकती है, और इतनी कोई ऐसी ज़रूरी भी नहीं है ये कि अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करवाएगी तो प्राइवेट सेक्टर इसे संभाल नहीं पाएगा. दिस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर इवन आफ्टर इट वॉज रियलाइज दैट द पब्लिक सेक्टर फर्म्स कुड ऑल्सो प्रोवाइड इट. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो पब्लिक सेक्टर था, ये इंडस्ट्रीज़ इसकी रिजर्व करी गई थी कि भाई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है, गवर्नमेंट की जो इंटरप्राइजेज हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी. लेकिन सबको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर भी जो है इसको दे सकता है. भाई कोई ऐसी तोड़ना है कि अगर टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड करा देगा तो सब कुछ तहस महस हो जाएगा या कुछ गड़बड़ी हो जाएगी. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराई जा रही थी. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ competition even till the late 90s one had to wait for a long time to get telephone connection. और फिर क्या हो रहा था, एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, यानी कंपटीशन था ही नहीं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बीच में नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर था, जिसकी वजह से 1990s तक क्या होता था, लोगों को वेट करना पड़ता था. अगर उनको टेलीफोन कनेक्शन चाहिए तो महीनों महीनों एक फ़ोन के लिए इंतज़ार करना था. आप पहले एप्लीकेशन डालो तब जाके पता नहीं कितने महीनों बाद एक टेलीफोन सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराई जाती थी. लेकिन अगर यही चीज़ प्राइवेट हैंडल करती तो शायद इतना वेट नहीं करना पड़ता. भाई आजकल तो दुकान में जाते हैं और तुरंत फ़ोन मिल जाता है, तुरंत सिम मिल जाती है. अनदर इंस्टेंस कुड बी द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ब्रेड. एक और इंस्टेंस यानी एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मॉडर्न ब्रेड उस वक्त बनाई जाती थी. अ ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ठीक है, फर्म का नाम है कि वो ब्रेड बनाया करती थी. एज इफ प्राइवेट सेक्टर कुड नॉट मैन्युफैक्चर ब्रेड, और इस तरह से गवर्नमेंट एंटरप्राइज ये ब्रेड बनाती थी जैसे कि प्राइवेट सेक्टर तो भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकता है, अगर प्राइवेट हैंड्स में दे दी गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा. इन 2001 दिस फर्म वाज सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर. फिर 2001 में जाके ये जो ब्रेड बनाने वाली फर्म है ये प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई. The point is that after 4 decades of planned development of Indian economy, no distinction was made between. अब यहाँ पे पॉइंट क्या बता रखा है, इंपॉर्टेंट बात क्या जानने वाली है कि 4 डिकेड्स यानी 40 सालों बाद भी, प्लानिंग के 40 सालों बाद भी हमारी देश की जो इकॉनमी थी वो इस चीज़ में डिस्टिंक्शन ही नहीं कर पा रही थी. किस चीज़ में क्या नहीं बता पा रही थी. देखो सबसे पहली यहाँ चीज़ है व्हाट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू, कि पब्लिक सेक्टर अकेले क्या चीज़ मैन्युफैक्चर कर सकती है. वट द प्राइवेट सेक्टर कैन ऑल्सो डू, और ऐसी क्या चीज़ है जो प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन कर सकती है. मतलब इस चीज़ में डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे सिर्फ गवर्नमेंट बनाएगी, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसे प्राइवेट भी बनाएगी, कुछ डिफरेंस ही नहीं बताया जा रहा था. एग्जाम्पल देखो, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस. एग्जाम्पल देखते हैं कि जो हमारे नेशनल डिफेंस है, हमारे देश की जो डिफेंस है उसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही जो भी बनाता है चीज़ें वही प्रोवाइड करता है हर एक चीज़. प्राइवेट सेक्टर का बीच में डिफेंस में कोई रोल नहीं है. एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल्स वेल्स. अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट सेक्टर है भाई वो अपने होटल आराम से संभाल सकता है, भाई कहाँ मर्जी जहाँ मर्जी जैसे मर्जी होटल खोल सकता है, ठीक है, उनमें फूड वगैरह रहना सहना सब चीज़ें देख सकता है प्राइवेट सेक्टर. येट द गवर्नमेंट ऑल्सो रन्स होटल, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के कुछ होटल्स होते हैं, ज़रूरत ही नहीं है यार, गवर्नमेंट क्यों चलाएगी होटल. गवर्नमेंट अपना अपना अलग देखे ना, हमारे देश की सिक्योरिटी के बारे में देखें. होटलों वोटलों के चक्कर में गवर्नमेंट क्यों पड़ रही है जब प्राइवेट सेक्टर देख सकता है सब कुछ. तो दिस हैज़ लेड सम स्कॉलर्स टू आर्ग्यू दैट द स्टेट शुड गेट out of the areas which the private sector can manage and the government may concentrate its resources on important services. So यहीं पे scholars argue करने लग गए भाई जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसको उन एरियाज़ में से बाहर चले जाना चाहिए जो कि प्राइवेट सेक्टर आराम से मैनेज कर सकता है. गवर्नमेंट का क्या काम है, उन चीज़ पे कंसंट्रेट करो भाई जहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जहाँ रिसोर्सेज लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. और जो प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है वो प्राइवेट सेक्टर को करने दो. तुम बीच में क्यों ज़बरदस्ती हर एक चीज़ में घुस रहे हो.
Many public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is a drain on the nation's limited resources. अब यहाँ लिखा है बहुत सारी पब्लिक सेक्टर फर्म्स ऐसी थी जिनको लॉस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यूसली फंक्शन करे जा रही थी, चले जा रही थी, क्योंकि उनको बंद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। किसी भी गवर्नमेंट कंपनी को बंद करना मुश्किल था, चाहे वो हमारे नेशन यानी देश के सारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर रही हो, वेस्ट कर रही हो, बिल्कुल फिर भी उसे बंद नहीं कर सकते थे। दिस डज नॉट मीन दैट द प्राइवेट फर्म्स आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल। भाई इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइवेट फर्म एक बार ही खोल दी तो उसे प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है भाई। बहुत सारे आपने देखे होंगे प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट होते हैं लेकिन उनमें भी लॉस होने के चांसेस होते हैं। सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज में लॉस नहीं होते, प्राइवेट कंपनी को भी भाई लॉस हो जाते हैं। Indeed, quite a few of the public sector firms were originally private firms which were on the verge of closure due to losses. भाई स्टार्टिंग में क्या था, कुछ ऐसी पब्लिक सेक्टर फर्म्स थी जो स्टार्टिंग में वो पहले तो प्राइवेट थी लेकिन बाद में उन्हें पब्लिक सेक्टर में चेंज कर दिया था क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। दे वर देन नेशनलाइज टू प्रोटेक्ट द जॉब्स ऑफ द वर्कर्स। अब रीज़न क्या था कि उन प्राइवेट फर्म्स को जिनको लॉस हो रहा था उनको गवर्नमेंट की फर्म्स बना दिया गया, क्योंकि अगर उनको बंद कर दिया जाता, जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे वर्कर्स या लोग वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ जो भी थे, उन सबकी जॉब चुटकियों में चली जाती। इसलिए गवर्नमेंट ने उनको अपने अंडर ले लिया और जैसे तैसे खुद का पैसा इन्वेस्ट करके उसे चलाने की कोशिश करी कि एटलीस्ट इतने सारे लोग बेरोजगार तो नहीं होंगे। However, a loss-making private firm will not waste resources by being kept running despite the losses. लेकिन हाँ एक बात है, अगर कोई भी प्राइवेट फर्म है और उसको लॉस हो रहा है तो भाई वो kept running का मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस होने के बावजूद भी वो चलती रहती है और रिसोर्स वेस्ट करती रहती है। प्राइवेट फर्म तो तुरंत बंद हो जाती है, ठीक है। The need to obtain a license to start an industry was misused by the industrial houses. अब भाई उस वक्त क्या था कि हमें एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी अगर हमें कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है तो। अब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है, बिजनेसमैन है, वो इस चीज़ का मिसयूज़ कर रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे। A big industrialist would get a license not for starting a new firm but to prevent competitors from starting new firms. अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उनको तो लाइसेंस मिल रहा था, लेकिन वो क्या कर रहे थे कि जो नई फर्म थी कोशिश कर रहे थे उनको लाइसेंस ना मिले ताकि कॉम्पिटिटर ना खड़ा हो जाए उनके आगे कोई भी। वो अपना जो है इन्फ्लुएंस, अपना प्रेशर यूज़ कर रहे थे। The excessive regulation of what come to be called the permit license Raj prevented certain firms from becoming more efficient. So ये जो परमिट लाइसेंस राज यानी जो लाइसेंसिंग सिस्टम था, इसकी वजह से फर्म्स जो है एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही थी। क्यों काम नहीं कर पा रही थी? क्योंकि आप सबको पता है कि भाई हर एक चीज़ के लिए अपने को बार बार लाइसेंस की ज़रूरत पड़ रही थी, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत पड़ रही थी। मोर टाइम वॉज स्पेंट बाई इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू obtain अ लाइसेंस। भाई बहुत ज़्यादा समय लगता था बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को लाइसेंस लेने के लिए। लॉबी का इधर से मतलब है कि बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं भाई उनको कन्विंस करना कि भाई हाँ मुझे तुम सपोर्ट करो with the concerned ministries rather than on thinking about how to improve their products. वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे कि अपने प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, बल्कि इस चीज़ पे ध्यान देते थे कैसे लाइसेंस लिया जाएगा, कैसे इस चीज़ को कंटिन्यू रखा जाएगा। मतलब पेपर वर्क में उनका दिमाग चला जाता था। The protection from foreign competition was also being criticized on the ground that it continued even after it proved to do more harm than good. अब हमें जो फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, बचाया जा रहा था, डोमेस्टिक फर्म्स को, अपने देश की इंडस्ट्रीज़ को बचाया जा रहा था, उस चीज़ को भी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बोले कि चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूसली ये चीज़ें चली जा रही थी। अब ये गुड यानी कुछ अच्छा नहीं कर रही थी बल्कि हमारे लिए हार्मफुल ही थी, क्योंकि भाई लोगों को इतनी ज़्यादा सब चीज़ों में, टैक्स वगैरह में, सब चीज़ों में छूट मिल रही थी कि उनको बिल्कुल आदत हो गई थी फ्री के खाने की। डोमेस्टिक फर्म्स को वो खुद ही कंपटीशन से लड़ने से पीछे भाग रही थी, पूरी गवर्नमेंट मदद करते और ये बात ख़त्म। ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स द इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज वट एवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस्ड। और देखो क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हमने इम्पोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। इम्पोर्ट मतलब बाहर के देश से सामान खरीद के अपने देश पे लगाना, तो उस पर रोकथाम लगा दी थी। इससे जो हमारे देश के कंज्यूमर्स हैं उनको सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी जो इंडियन प्रोड्यूसर्स यानी हमारे देश के प्रोड्यूसर्स बना रहे थे। इसके अलावा हट के कोई अलग चीज़ नहीं मिल रही थी उनको। द प्रोड्यूसर्स वर अवेयर दैट दे हैड अ कैप्टिव मार्केट, सो दे हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर गुड्स।
सो यहाँ पे अब जो प्रोड्यूसर्स थे उन वो बिल्कुल अवेयर हो चुके थे कि भाई हमारे पास तो रेडीमेड मार्केट है, गवर्नमेंट ने हमें मार्केट दे रखी है, तो वो कोई कोशिश ही नहीं करते थे कि वो क्वालिटी इम्प्रूव करें, क्योंकि उन्हें पता था हम जो बनाएंगे जैसा बनाएंगे हमारे देश के लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बाहर से तो ला नहीं सकते हैं दूसरे देश से, जो खरीदना है हमारे ही देश से खरीदना है. Why should they think of improving quality when they could sell how low quality items at high prices? So यहाँ लिखा हुआ है कि भाई वो सोचेंगे भी क्यों कि क्वालिटी इम्प्रूव किया जाए, वो इतना दिमाग क्यों लड़ाएंगे जब वो लो क्वालिटी आइटम्स यानी घटिया सामान हाई प्राइस पे बेच पा रहे हैं, तो इतना दिमाग लगा के क्यों करेंगे वो कोशिश. Competition from imports forces our producers to become more efficient. अगर सपोज इम्पोर्ट होता, बाहर के देश का सामान हमारे देश में भी बिकता, तो एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स को ये कोशिश करनी पड़ती कि भाई अब अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाओ, वरना हम कंपटीशन से लड़ नहीं पाएंगे. A few economists also point out that the public sector is not meant for earning profit. अब भाई कुछ इकोनॉमिस्ट क्या कहने लगे कि जो पब्लिक सेक्टर है यानी जो गवर्नमेंट की जो फर्म्स है वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो बनी नहीं है, बल्कि हमारे देश में वेलफेयर करने के लिए बनी है, लोगों की भलाई के लिए बनी है. The public sector firms on this view should be evaluated on the basis of the extent to which they contribute to the welfare of the people and not on the profits they earn. अब यहाँ पे बोलता है जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स है, जो गवर्नमेंट की फर्म्स है, उनको कैसे इवेलुएट किया जाए कि भाई ये अच्छी चल रही हैं नहीं चल रही हैं. तो ऐसे किया जाए कि वो जो कंट्रीब्यूशन कर रही है हमारे देश के वेलफेयर के लिए, लोगों की जो भलाई कर रही है, कितना लोगों की वो हेल्प कर पा रही है, इसके बिहाफ पे उसे जज किया जाए. कि प्रॉफिट कितना कमा रही है, इसके बिहाफ पे जज ना किया जाए. Regarding protection, some economists hold that we should protect our producers from foreign competition as long as the rich nations continue to do so. अगर प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे थे, भाई हमें अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए फॉरेन कंपटीशन से, यानी हमें अपने देश की इंडस्ट्रीज़ को बाहर की इंडस्ट्रीज से प्रोटेक्ट करना चाहिए कंपटीशन से. क्योंकि जो रिच नेशन है, जो अमीर देश हैं, भाई वो भी तो अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हमें भी करना चाहिए. Owing to all these conflicts, economists called for a change in our policy. अब भाई ये इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए, हाँ ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसकी वजह से हमारे देश के इकोनॉमिस्ट क्या बोलने लगे कि चलो भाई अपनी पॉलिसीज़ ही चेंज कर डालते हैं. This along with other problems led the government to introduce a new economic policy in 1991. तो इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी 1991 में, ठीक है.